आप सभी को मेरा नमस्कार। केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, शोध आलेख माला के इस क्रम में आज के चलचित्र में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 11वां शोध आलेख, जो शहीद आज़म भगत सिंह की विचारों पर केंद्रित है। भारतीय युवा और शहीद आज़म भगत सिंह समाजशास्त्री डॉक्टर आसूराम की कलम से। साथियों, हम सब जानते हैं कि भगत सिंह को भारत में क्रांति का महानायक माना जाता है। ये उस वैचारिक क्रांति के महानायक हैं जो रक्तहीन क्रांति है, जो विचारों की क्रांति है, जो सपनों को हकीकत में बदलने की क्रांति है, जो हर हिंदुस्तानी को अनंत प्रेरणा प्रदान करती है। हर भारतीय युवा को भगत सिंह के विचारों की अनुपालना में अपने जीवन को न्योछावर करना चाहिए। कुछ ऐसे ही क्रांतिकारी विचार शहीद आज़म भगत सिंह के रहे हैं। भारतीय युवाओं की सबसे बड़ी कमी यही रही है कि इन युवाओं के बीच गांधी के विचारों को प्रचारित प्रसारित किया गया, परंतु शहीद आज़म भगत सिंह के विचारों को प्रचारित प्रसारित नहीं किया गया। आज आवश्यकता हमें शहीद आज़म भगत सिंह के चिंतन की है। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थाओं में, प्रणालियों में, परिसंचरण तंत्रों में, पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आते रहते हैं। इसी तरह वैचारिक बदलाव की आवश्यकता है और वो वैचारिक बदलाव हमें भगत सिंह के विचारों में देखने को मिलता है। तो आइए साथियों, समाजशास्त्री डॉक्टर आसूराम की कलम से जानते हैं भारतीय युवा और शहीद आज़म भगत सिंह। युवा, जिन्हें हर देश का भविष्य कहा जाता है, उसी तरह भारत का युवा वर्ग भी एक भारत श्रेष्ठ भारत का आधार स्तंभ है। इस युवाजन के साथ सोचने वाली बात यह है कि आज किस दिशा में भटकता जा रहा है। युवा शक्ति की प्रेरणा भगत सिंह, जिन्होंने मात्र 23 साल की आयु में भारत के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। भारत का आज का युवा वर्ग एक ऐसे पथ की ओर गमन कर रहा है जो स्वयं भारत को ही बर्बादी की ओर ले जा रहा है। जिन लोगों ने भारतीयों को फिरंगी हुकूमत से राजनीतिक आज़ादी दिलाने के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, उसी देश का युवा आज धार्मिक उन्माद या गुलामी, सोशल मीडिया की चकाचौंध व अपराध की आभासी दुनिया, प्रसिद्धि की अपचार नीति, अनैतिकता व अतार्किकता के जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। इस बंधन से मुक्ति का मार्ग केवल भगत सिंह की क्रांतिकारी चिंतन के एकमात्र विकल्प के रूप में हमें दिखाई देता है। अतः इस संदर्भ में युवाजन से जुड़े कुछ सवाल भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर रहे हैं, जिनका जवाब इस शोध पत्र में खोजने का प्रयास किया गया है। क्या भारतीय युवा वर्ग सही दिशा में गमन कर रहा है? क्या भारतीय युवा शक्ति उन्मादी ताकतों के सहारे देश का हित कर रही है? युवा वर्ग को उन्मादी ताकतों के भ्रमजाल से मुक्ति का विकल्प भगत सिंह का चिंतन कैसे हो सकता है? इन्हीं सवालों का तार्किक व प्रामाणिक जवाब भगत सिंह के धार्मिक चिंतन में दिखाई पड़ता है। इस शोध आलेख के मुख्य शब्द हैं भारत, युवा शक्ति, धर्म, उन्माद और भगत सिंह। सामान्य परिचय। वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में सरदार किशन सिंह एवं विद्यावती देवी के घर में 28 सितंबर 1907 को जन्म और 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में शहीद होने वाले 23 वर्षीय शहीद आज़म भगत सिंह का जीवन और संघर्ष आज के प्रत्येक युवा के लिए एक अद्वितीय प्रेरणा स्रोत है। उनका परिवार महाराजा रणधीर सिंह के ज़माने से अपनी बहादुरी व साहस की वजह से खालसा सरदार के नाम से प्रसिद्ध रहा है। उनके बलिदान ने उनके नाम को देश की प्रिय वस्तु बना दिया। मृत्यु के फंदे को चूमकर भगत सिंह के दिल से निकले उद्गार हमें आज भी खून खोल देते हैं हमारे शरीर में। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन की आएगी। 21वीं सदी के आरंभिक दशकों में भारतीय युवा शक्ति को जहां राष्ट्र सर्जन में अपनी ताकत का उपयोग करना चाहिए, वहां भारतीय युवा शक्ति धर्म, वर्ण, जाति, भाषा, क्षेत्र जैसे मुद्दों को लेकर राजनीतिक आकाओं के लिए मसल्स पावर या शारीरिक ताकत का पर्याय बन चुकी है। दुनिया भर की युवा शक्ति उत्पादन कार्यों में नियोजित है, जबकि भारतीय युवा, जो कि दुनिया में सबसे अधिक संख्या बल के रूप में विद्यमान है, वह अनुत्पादक कार्यों में नियोजित है, जो कि अपने आप में मानवीय समुदाय के समक्ष महा अपराध से कम नहीं है। कमोबेश हम जानते हैं इसके लिए भारतीय राजनीति और ब्यूरोक्रेट्स सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। ये भारतीय युवा वर्ग कावड़ यात्रा से लेकर गीता पाठ तक, मॉब लिंचिंग से लेकर जघन्य हत्या तक पूरी तरह से नियोजित हो चुका है।
जैसे इसको रोजगार मिल गया है। एक तरफ ये युवाजन धार्मिक उन्माद में फंसा हुआ है तो दूसरी ओर उचित दिशा निर्देश के अभाव में हत्या, लूट, चोरी, नकल प्रकरण, अपहरण, सामाजिक मीडिया के आभासी मंच फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर बुलिंग, अपशब्द, घृणित चलचित्र, संकेत, नशा इत्यादि के प्रयोग में अपनी पूरी शक्ति के साथ जुटा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत की युवा शक्ति पर विदेशी ताकत की तकनीकी दुनिया ने या तकनीक के सहारे साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के नए स्वरूप ने शिकंजा कस लिया है। भारतीय युवा विदेशी तकनीक के गुलाम बन चुके हैं। अब भारतीय युवा शक्ति को बेरोजगारी, गरीबी, रोटी, भोजन, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने की कोई चिंता नहीं रही है। ऐसे में हमारे पास स्वामी विवेकानंद जैसा आदर्श नहीं अपितु केवल भगत सिंह जैसा नायक एकमात्र विकल्प के रूप में खड़ा हुआ दिखाई देता है। भगत सिंह के निम्न विचार इन्हीं सवालों का जवाब भारतीय युवा जन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिन पर हर युवा को चिंतन मनन करना चाहिए, व्यवहार में अपनाना चाहिए। नंबर 1, भगत सिंह के धर्म और संप्रदायवाद संबंधी चिंतन। स्वतंत्रता का पौधा शहीदों के रक्त से सींचा जाता है। एक युवा जिसने अपना सब कुछ भारत को समर्पित कर दिया, जिसे दुनिया भर में क्रांति के महानायकों की श्रेणी में रखा गया है, ज्ञात रहे कि वह क्रांतिवीर से भी कहीं अधिक वैचारिक चिंतन का वीर था। वे कहते थे कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज की जाती है, उसके संदेश या उद्घोष मात्र से युवाजन की धमनियों में रक्त का उबाल आ जाता है। तो सोचिए, उसके विचारों से यदि भारतीय युवाओं का विभूत कराया जाए तो वह अतीत का गौरवशाली भारत पुनः जिंदा हो उठेगा। किसी ने सच ही कहा है कि पिछले 7 दशकों से भारत में गांधी को हर जगह पढ़ाया जा रहा है। यदि केवल 1 दशक भारत के बच्चों को भगत सिंह के विचारों के बारे में पढ़ा दिया जाए तो भारत देश का नाम दुनिया के आकाश या आभामंडल पर सितारों के समान टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा, जिसकी रोशनी में दुनिया स्वतंत्रता, समानता, न्याय की आंखों से देख सकेगी, जहां आदमी द्वारा आदमी के शोषण का कोई निशान न होगा। खैर, इसके लिए तो खुद भारत के लोग, उनके राजनीतिक आका ही जिम्मेदार हैं और ये उनके ही कर्मों का प्रतिफल है। ये युवाजन अब भी सत्य को नहीं समझ पा रहा है और शासन से इसकी उम्मीद लगाए बैठा है, जो कि कदापि पूरी नहीं होने वाली है। ज्ञात रहे कि भारत में शासक के चेहरे व मोहरे बदले हैं, ध्येय तो आज भी वही है, अर्थात सत्ता को बनाए रखने के लिए बांटो और राज करो की नीति का भरपूर प्रयोग करना और धर्म, जाति, रंग, रूप, लिंग इत्यादि के आधार पर जनता को गुमराह करते रहना। ज्ञात रहे कि भगत सिंह के धार्मिक चिंतन को दिशा देने में लाला हरदयाल के नेतृत्व में संचालित गदर पार्टी के समतावादी नीति का भी योगदान रहा है। अमेरिका में संचालित इस दल की नीति संप्रदायवाद के जहर के अंत की नीति रही है। इसके युगांतर आश्रम में सभी लोग छूत अछूत, उच्च निम्न, काले गोरे, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव मिटाकर एक साथ भोजन करते और रहते थे। इस दल की नीति के अनुसार धर्म जब राजनीति के साथ घुल मिल जाता है तो वह एक घातक विष बन जाता है और राष्ट्र के जीवित अंगों को धीरे धीरे नष्ट करता रहता है, भाई को भाई से लड़ाता है, जनता के हौसले पस्त करता है, उसकी दृष्टि को धुंधला बनाता है, असली दुश्मन की पहचान कर पाना मुश्किल कर देता है, जनता की जुझारू मन स्थिति को कमजोर करता है और इस तरह से राष्ट्र को तबाह करने वाले दुश्मनों के सामने लाचार बना देता है। साथियों, कमोबेश आज भी भारत की ऐसी स्थिति है। पिछले 1 दशक से और आने वाले समय में भारत की ये दिशा और दुर्दशा हमें देखने को मिलेगी। आज भारत के युवाओं को इसी धर्म के नशे से चकनाचूर किया जा रहा है। अब वह दिन आ गया है जब हमें हर युवा को भगत सिंह के रूप में तैयार करना चाहिए। हमें रिलीजियस कॉरिडोर नहीं, हमें एजुकेशन कॉरिडोर चाहिए, हेल्थ कॉरिडोर चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर चाहिए। भारतीय संस्कृति एवं परिस्थितियों की विशिष्टता को पहचानने में भी भगत सिंह ने क्रांतिकारी पृष्ठभूमि का परिचय दिया है। सांप्रदायिकता और धार्मिक जुनून के सवाल को 19 साल की उम्र में इस रूप में पहचाना है कि सांप्रदायिक वहम और पूर्वाग्रह हमारी प्रगति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। हमें इन्हें बहुत दूर फेंक देना चाहिए। हमारा वास्तविक संघर्ष हमारी कमजोरियों के खिलाफ है, जिनका फायदा हमारा दुश्मन भी उठाता है। भगत सिंह ने अपने आलेख मैं नास्तिक क्यों हूँ के माध्यम से धार्मिक व सांप्रदायिक लोगों द्वारा पैदा की गई आशंका को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।
यदि कोई धर्म को मानता भी है तो ये उसका निजी मसला है, इसका सार्वजनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। भगत सिंह न केवल सामाजिक बदलाव के, शोषणकारी व्यवस्था के खात्मे के, अपितु राजनीतिक बुराई के अंत की भी पैरवी करने वाले नायक थे। भगत सिंह की संप्रदायवादी नीति की समझ को हाशिए के नायकों के इतिहासकार विपिन चंद्रा ने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि भगत सिंह राजनीति के क्षेत्र में एक महान अन्वेषण करता थे। वे स्पष्ट रूप से अपने समसामयिक विद्वानों की अपेक्षा संप्रदायवाद से देश को होने वाले खतरे के बारे में गहरी समझ रखते थे और इसीलिए वे एक सचेत या जागरूक को पूर्णतया सेकुलरवादी या पंथ निरपेक्षवादी थे। वे अनेक बार अपने श्रोताओं को बताते थे कि संप्रदायवाद उसी तरह से एक बड़ा शत्रु है जैसे उपनिवेशवाद। नौजवान भारत सभा के 6 नियम भगत सिंह के द्वारा बनाए गए थे, जिनमें से 2 नियम संप्रदायवाद के विरुद्ध उसके चिंतन का अभिलक्षित करते हैं। ये नियम थे, ऐसी किसी भी संस्था या संगठन या पार्टी से किसी तरह का संपर्क न रखना जो सांप्रदायिकता का प्रचार करती हो और जो धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानते हुए जनता के बीच एक दूसरे के प्रति सहनशीलता की भावना को पैदा करना और इस पर दृढ़ता से काम करना। युवाओं के लिए धर्म क्या है? साथियों, आज के भारतीय युवा को जो धर्म का नशा कराया जा रहा है, सत्ता के द्वारा, समाज के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, उस नशे से बचने का उपाय सिर्फ भगत सिंह के पास है। अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए जीवन का न्योछावर ही आदमी का सच्चा धर्म है। 1925 में पंजाब से कानपुर आने के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य के रूप में भगत सिंह का नाम बलवंत रखा गया था। एक मानव के द्वारा दूसरे मानव का शोषण और एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण अधर्म है। इस तरह के शोषण को स्वीकार करना अधर्म है। गलत के खिलाफ चुप्पी साधे रहना अधर्म है। जिंदा रहते हुए मरी हुई लाश के रूप में जीना अधर्म है। भगत सिंह धर्म व अंधविश्वास की जकड़न से जनता को मुक्त करने पर बहुत अधिक बल देते थे। गदर पार्टी के सदस्य भाई रणधीर सिंह की रिहाई से पहले भगत सिंह से भेंट हुई, तभी यह दस्तावेज 5 अक्टूबर 1930 को मैं एक नास्तिक क्यों हूँ शीर्षक से लिखा गया था, जो कि भगत सिंह की रचनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये अपने आप में ही भगत सिंह की युवा शक्ति की विचारिकी को स्पष्ट कर देता है। यद्यपि उन्होंने 1956 के वर्ष में धर्म की खोखली सत्ता को नकार दिया था, उसने इसे कमजोर व नपुंसक लोगों के लिए अच्छा सहारा माना। भगत सिंह कहते हैं, धर्म कमजोर और नपुंसक लोगों का सहारा है। भगत सिंह लिखते हैं, प्रगति के लिए संघर्षशील किसी भी व्यक्ति को अंधविश्वासों की आलोचना करनी ही होगी और पुरातनपंथी विचारों को चुनौती देनी ही होगी। प्रचलित विश्वासों की हर एक कड़ी की प्रासंगिकता और सत्यता को परखना ही होगा। यह स्वयं भगत सिंह के द्वारा तलाशा गया मार्ग था, जिस पर प्रत्येक भारतीय युवा को गमन करना होगा, तभी हमारा देश एक श्रेष्ठ देश बन सकता है। भगत सिंह स्पष्टतया कहते हैं कि निरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है। इससे मस्तिष्क कुंठित होता है और आदमी प्रतिक्रियावादी हो जाता है। वे कहते हैं कि मुझे अपनी नियति का सामना करने के लिए किसी नशे की जरूरत नहीं है। उन्हीं के शब्दों में 1926 के अंत तक मुझे इस बात पर पूरा यकीन हो गया था कि सृष्टि का निर्माण, व्यवस्थापन और नियंत्रण करने वाली किसी सर्वशक्तिमान परम सत्ता के अस्तित्व का सिद्धांत एकदम निराधार है। युवाओं के लिए, अपने देश के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, शोषण के अंत के लिए कर्तव्य पथ पर डटे रहना ही धर्म है। धर्म को लोग रिलीजन मान बैठे हैं और पूजा आराधना, धार्मिक पदयात्रा, कर्म कांड, धार्मिक असहिष्णुता को लोगों ने आज अपना धर्म बना लिया है, जो मानवता के लिए, इंसानियत के लिए सबसे बड़ा घातक जहर बन चुका है। इस विष का समाधान भगत सिंह का धर्म रूपी अमृत से ही हो सकता है और युवा शक्ति इसका अमृतपान कर सकती है। नंबर 3, भगत सिंह एक युवा पाठक के रूप में। आज के भारत की युवा शक्ति जहां सोशल मीडिया यानी कि जो अनसोशियल उनको करता है, सोशल मीडिया के जाल में फंसकर पूर्णतः अनसोशियल हो चुकी है, वहीं भगत सिंह उनको इस जाल से बाहर निकालने की प्रेरणा एक पाठक के रूप में देते हैं। आधुनिक भारतीय विद्यार्थी केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का टॉपर बनकर रह गया है। जैसी कहावत भी है कि अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात अधूरा ज्ञान अपनी पहचान छिपा नहीं पाता है। आज बाजार में चौराहे पर निजी शैक्षणिक दुकान और कोचिंग संस्थानों के हाथों से गाजर मूली की तरह बिकती बिकाऊ वेश्या रूपी शिक्षा ने भारतीय युवाजन को बौद्धिक बंजर
बेकार, बेवकूफ़, बेजान, बेकाबू, बेरहम, बेईमान, बेशर्म, बावर्ची, बावरा और मानसिक रूप से बीमार बना दिया है। वह यह भी भूल गया है कि वह इंसान है, न कि शैतानी ताकतों के द्वारा इंसानियत का विध्वंस करने के लिए तैयार किया गया रोबोट। इसका आभास हमें भगत सिंह के इस चिंतन में प्रासंगिक दिखाई देता है कि एक व्यक्ति को उन संस्थाओं पर हमला करना चाहिए जो मानव जाति के विकास में बाधक हैं। ज्ञात रहे कि भगत सिंह ने 1924 से 1928 के बीच किताबों की दुनिया में पूरी तरह खोए हुए थे। लाला लाजपत राय के द्वारका प्रसाद पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष राजा राम शास्त्री के अनुसार उन दिनों भगत सिंह वस्तुतः किताबों को निगला करते थे, वो किताबों को खा जाते थे। इसी का परिणाम था कि भगत सिंह 1928 तक आते आते समाजवाद को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित कर बैठे। शहीद आजम भगत सिंह अपने समय के एक नियमित पाठक थे। उनका विश्वास था कि तलवार की धार की ताकत से ज़्यादा विचारों की धार शक्तिशाली होती है। लाहौर का द्वारका दास पुस्तकालय भगत सिंह की समाजवाद संबंधी विचारों की जन्म स्थली रहा है। नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर छबील दास और पुस्तकालय अध्यक्ष राजा राम भगत सिंह को पढ़ने की लगन के साक्षात गवाह रहे हैं। फ्रांस, इटली, आयरलैंड और रूस की क्रांति संबंधी पुस्तकों ने भगत सिंह की क्रांति विचारधारा को नई दिशा प्रदान करने का कार्य किया। इस कार्य में भगत सिंह के सबसे सहयोगी मित्र सुखदेव थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का कार्यालय आगरा स्थानांतरित होने पर भगत सिंह ने तुरंत अपने क्रांतिकारी पुस्तकालय का भी वहीं स्थानांतरित कर लिया। उसके कुर्ते की जेबें सदैव पुस्तकों से भरी रहती थी। प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्रा के शब्दों में, उसने आभासी रूप से जेल को वास्तविक पुस्तकालय में तब्दील कर दिया। पंजाब उच्च न्यायालय में प्रवेश से पहले भगत सिंह ने स्पष्टता घोषित किया कि क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर दी गई रगड़ से और अधिक पैनी हो गई है। एजी नूरानी के शब्दों में, उसके पास अन्य के अलावा था क्या था? साहस, राष्ट्रवाद और नैतिक मूल्यों के प्रति कटिबद्धता उसकी बौद्धिक मजबूती के मूल घटक थे। एक भूखे पाठक के रूप में उसके पास पुनः सोचने की इच्छा शक्ति थी। अध्ययन के महत्व को भगत सिंह के इस कथन से स्पष्ट किया जा सकता है, जो कि उसने अक्टूबर 1929 को सुखदेव को लिखा था कि स्वाध्याय का सबसे बड़ा ध्येय अपने आप को या स्वयं को कष्टों के लिए तैयार करना है। अतः आधुनिक युवा शक्ति को मौलिक रचनाओं का अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए और स्वयं में पाठक की लगन को विकसित करना चाहिए। किताबें ही हैं, वह ज्ञान ही है जो इंसानियत को फिर से जिंदा कर सकता है। युवाओं के लिए क्रांति का सही अर्थ। भारतीय युवा के बीच भगत सिंह की क्रांति संबंधी चिंतन को लेकर बहुत अधिक भ्रांतियां फैली हुई हैं। इस भ्रमजाल से बाहर निकलने के लिए उनके साहित्य का अध्ययन आवश्यक है। भगत सिंह युवाओं के लिए केवल मूंछों पर ताव देने के लिए अथवा बड़े वाहनों पर चित्र लगाने के लिए नहीं है, अपितु वे क्रांति या बदलाव या इंकलाब की प्रेरणा है। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रतिरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली भवन दिल्ली में भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंके गए और इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाए गए तथा वितरित किए गए पर्चों पर फ्रांसीसी अराजकतावादी चिंतक शहीद वालिया के शब्दों को लाल रंग से लिखा गया था। बहरे को सुनाने के लिए जोर से कहना पड़ता है। अतः क्रांति एक बदलाव की मांग है, समता की मांग है, स्वतंत्रता की मांग है और न्याय की मांग है। असेंबली बम कांड केस में भगत सिंह ने अदालत में बताया कि क्रांति के लिए कोई रक्त रंजित संघर्ष जरूरी नहीं है, व्यक्तिगत बैर के लिए भी इसमें कोई जगह नहीं है। ये बम व पिस्तौल की उपासना अथवा संस्कृति नहीं है। आलोचना और स्वतंत्र विचार किसी भी क्रांतिकारी के 2 मूल गुण होते हैं, आलोचना और स्वतंत्र विचार। क्रांति से हमारा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। क्रांति का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जो प्रस्तुत ऐतिहासिक युग का अंत और नए युग की स्थापना करती है। इसी तरह से भगत सिंह की जेल नोटबुक में लिखते हैं कि किसानों को केवल विदेशियों के शोषण से ही मुक्ति नहीं अपितु जमींदारों और पूंजीपतियों के शोषण से भी आज़ाद होना है। क्रांति मानव जाति का अधिकार है जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता है। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मजदूर ही समाज का सच्चा पोषक है और जनता का राज्य ही इन लोगों का अंतिम लक्ष्य है। क्रांति जो जनता के लिए हो और जिसे जनता की पूरी करे। क्रांति से ही एक मतलब हो सकता है कि जनता के लिए जनता के द्वारा सत्ता पर कब्जा, साम्राज्यवादियों को सत्ता से उतार फेंकने का एकमात्र रास्ता मजदूरों की क्रांति हो सकता है, कोई और नहीं। भगत सिंह ने अदालत में स्पष्ट किया कि क्रांति को कोई खूनी खेल नहीं है, अपितु ये बदलाव की एक समग्र अवधारणा है। समाज का प्रमुख अंग होते हुए भी किसान और मजदूर अपने प्राथमिक अधिकारों से भी वंचित रखे गए हैं। उनकी गहरी कमाई का सारा मुनाफा पूंजीपति चट कर रहे हैं।
दूसरों के अन्नदाता किसान आज अपने परिवार सहित दाने दाने के लिए मोहताज हैं। संसार भर की मंडियों के लिए सूत काटने वाला जुलाहा आज अपने व अपने बच्चों के शरीर ढकने के लिए कपड़ा प्राप्त नहीं कर पा रहा है। राजगीर लोहार बड़े ही सुंदर महलों का निर्माण भले ही करे, परंतु उन्हें सुअर सरी के गंदे बाड़े में ही जीवन की अंतिम घड़ियां तक व्यतीत करनी पड़ती हैं। जब तक एक आदमी दूसरे आदमी को, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को लूटना बंद नहीं करता, तब तक आज मानवता जिस क्लेश तथा प्राण संकट से गुजर रही है उससे मुक्ति संभव नहीं है। क्रांति का मतलब ऐसे सामाजिक संगठन की स्थापना से है जिसमें किसी प्रकार के शोषण का भय न हो और जनता का आधिपत्य स्वीकार किया जाए। इस प्रकार शांति की फलस्वरूप स्थापित होने वाला विश्व संघी पीड़ित मानवता को तमाम तरह के क्लेशों से छुटकारा दिलाने में समर्थ हो सकता है। भगत सिंह ने 19 अक्टूबर 1929 को पंजाब छात्रों की कांग्रेस के नाम संदेश भेजा, जिसमें लिखा था, आज हम नौजवानों को बम व पिस्तौल अपनाने को नहीं कह सकते। इन्हें औद्योगिक क्षेत्रों की गंदी बस्तियों में और गांवों के टूटे फूटे झोंपड़ों में रहने वाले करोड़ों लोगों को जगाना है। गांवों में किसान और कारखानों में मजदूर यही क्रांति के सच्चे सैनिक हैं। इंकलाब अर्थात क्रांति और जिंदाबाद अर्थात अमर रहे। लेकिन क्रांति का अर्थ केवल बम व पिस्तौल नहीं होता है। हो सकता है कि वे कभी साधन मात्र हो, परंतु विद्रोह का मूल ध्येय अन्यायकारी व्यवस्था में परिवर्तन से है। तो साथ ही आप सोच सकते हैं कि क्रांति की दुनिया भर के नायकों में सबसे स्पष्ट जो डेफिनेशन है वो भगत सिंह देता है। क्रांति शब्द का अर्थ प्रगति के लिए परिवर्तन की भावना एवं आकांक्षा है। साधारणतः लोग जीवन की परंपरागत दशाओं के साथ चिपक जाते हैं और परिवर्तन की कल्पना मात्र से ही कांपने लगते हैं। यही एक अकर्मण्यता की भावना है। रूढ़िवादी शक्तियां मानव समाज को कुमार्ग पर ले जाती हैं। इस तरह से इंकलाब का रूढ़िवादी अर्थ बताते हैं। 3 मार्च 1931 के अपने अंतिम संदेश में भगत सिंह ने घोषणा की थी कि भारत में संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक अपने लाभ के लिए आम जनता का शोषण करते रहेंगे। इसका कोई खास महत्व नहीं है कि शोषक अंग्रेज पूंजीपति हैं या अंग्रेज और भारतीयों गठबंधन या पूरी तरह से भारतीय हैं। भगत सिंह के केस में वकील रेसफ अली उसके क्रांति चिंतन को व्यक्त करते हुए बताते हैं, भगत सिंह के साथ केस के सिलसिले में अनेक बार साक्षात्कार हुआ। वह निसंदेह मानवता का पुजारी था। वह एक सर्वप्रिय नायक था। मेरे जीवन में मैंने उसके जितना बहादुर युवक कभी नहीं देखा था और वह क्रांति का पर्याय था। अपने समय में वह एक बहुत ही बुद्धिजीवी युवा था और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अद्वितीय व्यक्तित्व का धनी था। वह इतिहास का वह दुर्लभतम उदाहरण है जिसे नेता, अभिनेता और प्रणेता के रूप में पुकारा जा सकता है। ये भगत सिंह के विचारों का ही ब्रिटिश शासन में खौफ था कि भगत सिंह के अन्यतम सहयोगी मित्र जितेंद्र नाथ सान्याल को जून 1931 में भगत सिंह की संक्षिप्त जीवनी सरदार भगत सिंह संक्षिप्त जीवन चरित लिखने के लिए गिरफ्तार किया गया और पुस्तक की जब्ती की गई। सान्याल पर भारतीय दंड संहिता 124A के तहत राजद्रोह का अभियोग लगाया गया था। इस तरह से भगत सिंह के पास वैज्ञानिक दृष्टि, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करने की अद्भुत बौद्धिक क्षमता थी। वे आरंभ में ही रोमांटिक क्रांतिकारी चिंतक के रूप में थे, तो 1925 के बाद साहित्य में डूबकर हमारे सामने अपने को वैज्ञानिक क्रांतिकारी रूप प्रस्तुत करते हैं। अंतिम और 5, भगत सिंह का युवाओं को संदेश क्या है। आज का भारतीय युवा जिस दिशा में भटकाव का शिकार हो रहा है उसे केवल भगत सिंह का चिंतन ही सही राह दिशा दे सकता है। इसके लिए आज सबसे बड़ी जरूरत है कि भगत सिंह की वैचारिकी को सही रूप में समझा जाए। भगत सिंह स्वयं एक युवा थे जिन्होंने राज्य की वेदी पर मात्र 23 साल 5 माह और 25 दिन की अल्पायु में अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उस महानायक का जीवन हर युवा के लिए अमिट प्रेरणा है। भगत सिंह के नाम मात्र से युवा मस्तिष्क व शरीर में बिजली किसी कौंद या चमक उत्पन्न हो जाती है। भगत सिंह का विचार था कि युवा किसी के देश के निर्माण का भविष्य होता है। आने वाला कल कैसा होगा ये युवा शक्ति के सही मार्ग पर गमन करने पर निर्भर करता है। किसी देश के समाज के विकास की बागडोर को युवाजन ही आरंभ कर सकता है और यह उससे भी अधिक युवा शक्ति के जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करता है। देश का भविष्य युवा शक्ति के कार्यों की दिशा, सोच, प्रतिबद्धता और सजीव तो युवाजन ही आधारभूत लक्षण सामाजिक बदलाव की संभावना को धरातल पर ला सकते हैं। युवा वर्ग एकमात्र ऐसा वर्ग जो पूर्ण साहस रखता है और अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए किसी प्रकार का सहन करने के लिए सदैव तैयार रहता है। भगत सिंह ने युवाओं को निर्देशित करते स्पष्ट लिखा है कि युवा वर्ग को मार्क्स व लेनिन का अध्ययन करें, उनकी शिक्षा को अपना मार्गदर्शक बनाएं, जनता के बीच जाएं, मजदूरों, किसानों, शिक्षित मध्यम वर्गीय नौजवानों के बीच काम करें, उन्हें जागरूक करें। युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें यथार्थवादी बनना चाहिए। दृष्टिकोण उन्हें ईश्वर की आवश्यकता से और कृत्रिम आध्यात्मिकता की बैसाखी से और उसकी काल्पनिक गुलामी से मुक्त करता है। आज का भारतीय युवा जो कि धार्मिक उन्माद में पूरी तरह फंस गया है, उसके लिए भगत सिंह का ये 2 पंक्तियों का संदेश ही काफ़ी है।
यदि वे इसे समझने की तार्किक कोशिश करें। ये भारत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही कही जा सकती है, जिसमें युवा शक्ति को धार्मिक उन्माद में राजनीतिक आकाओं ने सोशल और अनसोशल प्रचार माध्यम से फंसा दिया है। इस दलदल से निकलने का एकमात्र उपाय या विकल्प केवल भगत सिंह का चिंतन है। उपसंहार: माता पिता ये सोचे कि भगत सिंह तो हर युवा बने, परंतु उनके घर का नहीं, अब तो पड़ोसी युवा भगत सिंह बने, ये संकीर्ण मानसिकता उन्हें त्यागनी ही होगी। यदि वे इस भारत भूमि से, इस भारत माँ की संतानों से सच्चा प्रेम करते हैं, सामाजिक बदलाव के इस बयार में उन्हें साथ देना ही होगा कि वे अपने युवा संतानों को दिशा से दिग्भ्रमित न होने देवे। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो प्रगति के पथ पर खड़ा है, उसे पुराने दर्शन को एक एक करके चुनौती देनी होगी, उसमें अविश्वास व्यक्त करना होगा और उसकी आलोचना करनी होगी। एक व्यक्ति जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानता है, उसे अपनी तर्क शक्ति का स्वयं को प्रयोग करना होगा, उसे नए दर्शन के लिए स्वयं रिक्तता को सर्जित करना होगा। इन सब को प्राप्त करने के लिए युवा वर्ग को भगत सिंह ही सच्चा रास्ता दिखाते हैं, अर्थात हम सामाजिक बदलाव की शोषण मुक्त व्यवस्था को केवल साहित्य की सहायता से और उसे गहन अध्ययन से सीखे गए पाठ को अपने दैनिक जीवन में लागू करके ही स्थापित कर सकते हैं। अधिगम और अभ्यास की समानांतर प्रक्रिया ही भगत सिंह के जीवन का सच्चा मार्ग है। भगत सिंह के भतीजे वीरेंद्र सिंधु के शब्दों में, उन्होंने कष्ट में मानवता के कल्याण की तरफ बढ़ते हुए ईश्वर की धारणा को तिलांजलि दे दी थी। वे ईश्वर से दूर और दूर होते चले गए और उसी मात्रा में मनुष्य के पास और मनुष्य के पास आते चले गए। साथियों, ये था शहीद आजम भगत सिंह के चिंतन पर एक दृष्टिकोण, जो कि भारतीय युवा और शहीद आजम भगत सिंह के नाम से राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर आसूराम के द्वारा लिखा गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।